मिनट प्री के लिए जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले कॉपर का यूज किया, फिर ब्रॉन्ज का, फिर आयरन का। वैसे भी CBI है ये, ठीक है, तो एक ट्रिक हो गई, आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर आप ये देखेंगे कि पाषाण संस्कृति का भी यानी कि स्टोन एज के ठीक बाद और सैंधव संस्कृति के पहले यानी कि जो आपका इंडस कल्चर से पहले यानी कि स्टोन कल्चर के बाद और इंडस कल्चर के पहले की संस्कृति को क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण संस्कृति। क्या बोलेंगे? यानी कि कॉपर स्टोन एज। ठीक, कॉपर स्टोन एज बोलेंगे इसको। ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यही। पहले की संस्कृति क्या बोलेंगे? कॉपर पाषाण एज, सॉरी कॉपर स्टोन एज। और इसमें अगर आप देखेंगे, आप और आगे जाएंगे तो सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली कल्चर वाले। इंडस के कई सारे नाम है, हड़प्पन कल्चर बोलता है कोई, सरस्वती जो है कल्चर बोलता है, कई सारे इसमें अगर आप देखेंगे पूरा विकिपीडिया में और कहीं गूगल करेंगे तो कई सारे नाम है, मतलब मेनली इंडस वैली कल्चर ही बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ के इंडस वैली वाले जो पूरा स्थल है, ठीक है, जो मिले हैं उनके अगर और नीचे देखेंगे तो वहां पे किसके साक्ष्य मिले हैं? ताम्र पाषाणिक सभ्यता के। मतलब जैसे अगर इंडस वैली कल्चर के ब्यूरल अगर आप जमीन के जो है 10 मीटर तक मिल रहे हैं, तो उससे और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? कॉपर स्टोन एज के प्रूफ मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता यानी कि कॉपर स्टोन एज के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले? मेरठ और सहारनपुर के पुरस्थलों से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर में मिले हैं। फिर आप और आगे चलेंगे अगर तो प्रोटो हिस्ट्री आ गया। प्रोटो हिस्ट्री वाला मतलब वही कॉपर स्टोन और कॉपर ब्रॉन्ज हिस्ट्री के पहले वाला पीरियड हो गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया ये। इसमें क्या है कि आपका जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता यानी कि कॉपर स्टोन एज के बाद, और जो है आपका कॉपर स्टोन एज के बाद कौन सी सभ्यता हुई? CSA के बाद क्या हुआ? CBA यानी कि कॉपर ब्रांज जो है आपका ये कल्चर। ठीक है, कॉपर ब्रांज कल्चर हो गया ये। ठीक है, सभ्यता। CSA नहीं, CSA नहीं होगा, कॉपर स्टोन कल्चर से उसके बाद क्या आया? कॉपर ब्रॉन्ज कल्चर आ गया। ठीक है, सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, ये ताम्र कांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें मेजरली क्या है? कॉपर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ही है। मतलब वहां पे जितने भी जो टूल्स मिले हैं या जो आपके औजार मिले हैं वो कॉपर ब्रांच के बने। मेटल क्या यूज होता था? कॉपर ब्रांच। ठीक है, इंडस वैली की अगर आप देखेंगे डेट कब से कब तक मानी गई है? 2500 BC से लेके, अगर आप देखेंगे 2500 BC को इसको ओरिजिन माना गया। वैसे अगर आप लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से जाएं तो इवन 5000 BC के आसपास जो है इंडस वैली कल्चर डेवलप होना चालू हुआ था। लेटेस्ट अभी करंट अफेयर की न्यूज है, अगर आप देख रहे होंगे करंट अफेयर ये सब चीजें। और इंडस वैली के जो है आपके प्रूफ कहाँ कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, इवन जो है अफगानिस्तान में, इवन सिंध और जो आपके पंजाब प्रांत है, ज्यादातर मतलब पाकिस्तान का ही पार्ट था वो इंडस वैली वाला। भारत में भी मिला है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला है। उत्तर प्रदेश में सब्जा के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? आलमगीरपुर यानी कि मेरठ, बड़ा गांव, हुलास यानी कि सहारनपुर, इन सभी जगह से उत्तर प्रदेश से ये इंडस वैली यानी कि सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और नई खोजों के अनुसार अगर आप जाएं तो बुलंदशहर के भटपुरा और मानपुरा स्थल और मुजफ्फरनगर के मांडी गांव तथा कैराना क्षेत्र में जो है इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? सैंधव सभ्यता के बाद यानी कि इंडस कल्चर के बाद और वैदिक कल्चर से पहले, वैदिक कल्चर मतलब हो गया वैदिक सभ्यता से पहले की जो ये पूर्व की सभ्यता को क्या बोलेंगे? उत्तर सैंधव सभ्यता यानी कि पोस्ट इंडस कल्चर। मतलब ये थोड़ा सा ये बस ये एक टर्म है, अगर आप शुरू से करें तो कैसे आया था? पहले आया था आपका पैलियोलिथिक, फिर आया था मीजोलिथिक, फिर आया था नियोलिथिक। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो है आपका पूरा पाषाण काल, और क्या बोलेंगे इसको मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें बताता हूँ, पैलियोलिथिक आया सबसे पहले, पैलियोलिथिक वाला हिस्ट्री है, फिर मीजोलिथिक है यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। उसके बाद क्या है? कॉपर स्टोन एज। ठीक है, फिर कॉपर ब्रॉन्ज स्टोन एज आ गया। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या है? पोस्ट, ये जो है आपका ये इंडस कल्चर आ गया। उसके बाद पोस्ट इंडस कल्चर आया, उसके बाद आया वैदिक। वैदिक में भी दो टाइप थे, एक था ऋग वैदिक, एक था पोस्ट वैदिक। ठीक है, तो ये सब इस हिसाब से चल रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश से उत्तर सैंधव सभ्यता
यानी कि पोस्ट इंडियन कल्चर के जो है आपके प्रूफ यानी कि साक्ष्य मिले हुए हैं आलमगीरपुर, मेरठ यानी कि और प्लस हुलास सहारनपुर से मिले हुए हैं। इनके अलावा और भी जगह से कई जगह से मिले हुए हैं साक्ष्य पोस्ट इंडियन कल्चर के, जैसे कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, मिर्जापुर, मथुरा, इन सब जगह से कुछ ऐसी ताम्र वस्तुएं मिले हैं यानी कॉपर के कुछ चीजें मिली हुई है जिससे पोस्ट इंडियस इंडस कल्चर का जो है यहाँ पे साक्ष्य मिला है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पोस्ट इंडस कल्चर भी था। तो यूपी में मतलब सारे कल्चर रहे हैं, पैलियोलिथिक से लेके जो है आपका मीजोलिथिक से लेके नियोलिथिक से लेके कॉपर स्टोन एज से लेके कॉपर ब्रॉन्ज स्टोन एज से लेके ब्रॉन्ज स्टोन एज से लेके जो है आपका इंडस वैली कल्चर से लेके पोस्ट इंडस कल्चर से लेके वैदिक तक, और उसके आगे फिर और जो है मिडिल एज आई, जो मौर्य वाली एज आई, आपका मगध वाली एज आई, प्लस जो दिल्ली सल्तनत, सब कुछ है यहाँ पे। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधवकालीन यानी कि पोस्ट जो है इंडस जो लोग थे कपास की खेती करते थे, और इस सभ्यता के लोग नगरों के बजाय गांव में रहते थे। ठीक है, फिर आया आपका आयरन एज यानी कि लौह काल या फिर ऐतिहासिक काल इसको बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहां से हिस्ट्री को लिखना चालू हुआ, जहां से मतलब पढ़ा भी जाने लगा है। ठीक है, वहां की लिपि ऐसी है कि आज उसको डिसाइफर भी कर सकते हैं। तो सैंधव यानी कि इंडस और उत्तर सैंधव यानी कि पोस्ट इंडस के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ वो है वैदिक। वैदिक सभ्यता या फिर इसको आर्यन कल्चर भी बोलते हैं, आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। भारत का इतिहास एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आर्य जाति का ही इतिहास है, ऐसा कई जगह बोला जाता है। हालांकि ओरिजिनल जो इंडिया के इनहेबिटेंट्स हैं उनको द्रविडियन बोलते हैं। तो मतलब ये हिस्ट्री में कई जगह अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। एक ओवरऑल पिक्चर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास जो है लगभग कब से माना जाता है, 1500 बीसी से लेके 750 बीसी तक। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले वाले को क्या मानेंगे, इंडस वाला 2500 से लेके 1500 तक। लेकिन मतलब 1500 से अब थोड़ी बहुत ये एज ऐसी पोस्ट इंडस की चल रही है, लेकिन अब इंडस के कई बार जो है आज भी उस पर खोजें चल रही है। तो कोई कहता है 5000 साल पुरानी है, कोई कहता है 6000 साल पुरानी है। अभी एक और न्यूज पढ़ रहा था, उसमें तो 8 9 10 हजार साल पुरानी बोला बताया गया था, मतलब 8 9 10 हजार बीसी तक की है इंडस। तो ये सब चीजें हैं, हिस्ट्री में चलती रहेंगी। हालांकि उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें कि इस सभ्यता को दो भागों में बांटा सकता है, वैदिक वाली को। एक है ऋग्वैदिक या फिर इसको पूर्व या फिर ऋग्वैदिक काल बोलेंगे। एक है उत्तर वैदिक यानी कि लेट वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वैदिक में आर्य सभ्यता जो है पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ही सीमित था, जहाँ पे पंचजनों का निवास था। पंचजन ये क्या थे, ऋग्वेदा में पंचजन एक कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए भी। क्या पता यही पूछ सकते हैं कि पंचजन क्या थे। ठीक है, कि डिफाइन पंचजन, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऋग्वेदा का कॉन्सेप्ट है ये पंचजन्य। उसमें 5 ट्राइब्स को मिला के बोला जाता था पंचजन्य। ठीक है, आर्यन की 5 ट्राइब्स थी, कौन कौन सी, पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु और द्रहयु। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। पंचजनों में कौन था, अनु, द्रुहय, ये क्या बोलेंगे इसको, यदु, पुरु और तुर्वस, इनको सम्मिलित करके बोला जाता था पंचजन। ठीक है, प्रत्येक जन में अधिपति को राजा कहा जाता था। ठीक, इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल क्या है, ऋग्वेदा की जो संहिता है। ठीक है, फिर ऋग्वेदा संस्कृति की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का ये आपका विकास हुआ। उत्तर वैदिक मतलब कि वही ऋग्वेदा के बाद ये पोस्ट वैदिक वाला हो गया। इस समय तक वैदिक संस्कृति का विस्तार यूपी में और प्लस पूरे नॉर्थ इंडिया में हो चुका था, नॉर्थ इंडिया से बंगाल तक हो चुका था। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था, मध्य देश। मैंने बताया था आपको शुरू में, यूपी को मध्य देश भी कई दिनों तक बोला जाने लगा है, बोला जाता था मतलब, जो कि सरस्वती से लेकर गंगा के द्वाब तक विस्तृत था। ठीक है, इसमें और भी कई बड़े बड़े जैसे जो है उस टाइम पे राज्य थे, कुरु, पंचाल, विशाल राज्य थे ये, और इनके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, सभी ने अपनी जो है स्थायी राजधानियां बना ली थी। उनकी सबकी एक जो है पूरा यहाँ पे मौलिक शासन प्रणालियां थी, मतलब पूरा एक रूल करने का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था पूरा। कुरु राज्य का जो है आधिपत्य मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक विस्तृत था। राजधानी तो थी इसकी आसंदीवत थी। परीक्षित और जन्मेजय इसी राज्य के राजा थे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ, आप सुनिए बस इसको। पांचालों का जो विस्तार था कहाँ तक था, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि तक था, और इनकी राजधानी क्या थी, काम्पिल्य थी। ठीक है, अभी मैंने पांचाल का क्या बताया, ये है पंच, जो यहाँ पे ये तो पंचजन्य है, सॉरी। पांचालों का ये जो विस्तार कहाँ तक था, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि तक था। कुरु पांचाल जो ये क्षेत्रों में ही भारद्वाज, याज्ञवल्क्य,
वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, ये सब जो है महान ऋषि सेठ थे जो, ठीक है। इसमें पॉटरी भी कई जगह मिली है। 4 प्रकार की पॉटरी मिलती थी। एक तो काला लाल यानी कि ब्लैक रेड, ब्लैक रेड हो गया, और प्लस हो गया काली लेप युक्त यानी कि ब्लैक कोटेड, और जो है पेंटेड ग्रे, और लाल मृद भांड यानी कि रेड पॉटरी मिलती थी। यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी मिली है? यूपी मिली है लाल मृद भांड, ठीक है। इसको दूसरे पे देख लेते हैं। लाल मृद भांड मिली है ये, ठीक है। यानी कि आपका यूपी में सबसे ज्यादा मिली है कौन सी आपकी? ये रेड पॉटरी, ठीक है। रेड पॉटरी यूपी में सबसे ज्यादा मिली है। इस काल का इतिहास जो है हमें ऋग्वेदा के आधार पर ही विकसित जो संहिताएं हैं उस टाइम पे सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद, ठीक है, उन्हीं से, और प्लस जो ब्राह्मणा थे, जितने अरण्यक थे, उपनिषद थे, उनसे होता है। और जिनके हिसाब से इसकी एज क्या लगाई गई है? 1000 बीसी से लेके 6000 बीसी तक। फिर उसके बाद आया आपका एपिक पीरियड यानी कि जो है महाकाव्य काल उसको बोलेंगे, यानी कि रामायण और महाभारत लिखी गई। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये उसके उत्तर वैदिक के अंतिम जब ये स्टेज थी तब ये आपका ये महाकाव्य काल आया। इसमें रामायण और महाभारत का प्रणयन हुआ, यानी कि ये जो है इमर्ज हुआ, ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इस काल तक आते आते आर्य सभ्यता का जो प्रचार है मतलब काफी ज्यादा ईस्ट तक हो चुका था। पूर्व की ओर जो है अंग तक हो गया था। और इस टाइम के बड़े बड़े राज्य कौन थे? कुरु हो गया, पांचाल था, प्लस कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध और अंग आदि थे, ठीक है। रामायण किसके टाइम पे लिखी गई? अयोध्या राज्य के जो है इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी थी उससे संबंधित है ये। और महाभारत किससे संबंधित है? हस्तिनापुर के कुरु वंश से, ठीक है। तो दोनों ही जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रामायण में अगर आप अयोध्या की बात करें तो ये भी यूपी में है, और महाभारत में अगर आप हस्तिनापुर की बात करें तो ये भी मेरठ में माना जाता है ये, ठीक है। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने ब्रह्मवर्त यानी कि बिठूर कानपुर में की थी, और महाभारत के रचनाकार व्यास थे, ठीक है। ये सब मैंने शुरू में ही बता दिया था। इसमें उस टाइम के जो समाज के क्या क्या सोशल, क्या क्या जो है आपका इकोनॉमिक, क्या क्या जो है आपकी रिलीजियस यानी कि धार्मिक और राजनीतिक स्थितियां क्या थी, उन सब की जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आया महाजनपद काल, ये जो 16 महाजनपद थे। उसमें अगर आप देखेंगे बौद्ध का एक ग्रंथ था अंगुर तर निकाय, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बौद्ध का एक ग्रंथ था ये, मतलब बौद्ध की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब थी। इसमें सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है ये, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में ये जो गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के बहुत सारे उपदेश यहाँ पे जो है संग्रहित हैं। तो उसमें ये पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6 बीसी के आसपास जो है उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में था। तो 16 इसीलिए महाजनपद बोले गए। और ये अगर आप देखेंगे इसमें तो उत्तर वैदिक जो कालीन राज्य की अपेक्षा यानी कि उत्तर वैदिक हो गया पोस्ट वैदिक के बाद और ज्यादा यहाँ पे विस्तृत हो गया था, और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था, एरिया बढ़ गया था। मतलब जो अब ये डायनेस्टी थी इनकी और ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, और एरिया बढ़ा लिया था इन्होंने। और इन्होंने लेकिन इनमें से फिर भी ये अपने अपने राज्य तक सीमित रहते थे। नेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, देश वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मतलब सबको एक साथ जो है आप पिरो के रखें। जैसे आज कई सारे स्टेट है लेकिन कंट्री तो एक ही है ना, तो वो ये नहीं था। वहां पे अलग अलग जो है सब कर रहे थे। 16 में से कई जो है आपके उत्तर वैदिक काल से ही अस्तित्व में आ गए थे, यानी कि पोस्ट वैदिक से ही। ये देखिए 16 की लिस्ट है, प्री वाले लोग रट डालो सीधा, इसको रटना बहुत जरूरी है। पहला था अंगा, इसकी कैपिटल थी चंपा। इस समय कहाँ कहाँ पे है? भागलपुर और मुंगेर में है। फिर मगधा, इसकी कैपिटल थी जो है राजगृह और गिरिवृजा, और इसकी जो है इस समय प्रेजेंट लोकेशन है गया और पटना में। काशी का कैपिटल काशी थी, वाराणसी में है इस समय यूपी में। वत्स की कौशंबी इलाहाबाद में है। खोसला की श्रावस्ती अवध में है। और ये ईस्टर्न यूपी मतलब सौर सेना ये मथुरा में है। पांचाल यानी कि इसकी कैपिटल क्या थी? अहिच छत्र कौम्पिल्य, ये वेस्टर्न यूपी में। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी मेरठ। मत्स्य की जो है कैपिटल विराट थी और ये जयपुर में है इस समय। अवंती की उज्जैन थी, मध्य प्रदेश में है। चेदी की जो है बांदा थी, ये बुंदेलखंड में है। गंधार की तक्षशिला थी, पेशावर में है। कंबोज की पूंचा थी, ये राजौरी और हजरा में है। अशमका की ये प्रतिष्ठान थी, ये आपकी गोदावरी में है, मल्ला में। मल्ला की क्या थी राजधानी? कुशीनगर देवरिया में। और बच्ची की वैशाली, ये थी वैशाली, ठीक है। ये उत्तर भारत में जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8
इस समय जो यूपी, इसमें से 8 थे इसमें से, ठीक है। कौन-कौन सी? पांचाल था ये, अभी मैंने बताया। इसकी राजधानी कहाँ थी? बरेली में, और जो है फर्रुखाबाद में। कहाँ-कहाँ तक है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। कुरु जो राजतंत्र था, इसकी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में थी, और इस समय मेरठ, दिल्ली और थाने के आसपास है। वत्स राजतंत्र की कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास है, यानी कि सूरसेन की मथुरा, मथुरा के आसपास है। कौशल की जो है अयोध्या से थी, अवध के आसपास है। मल्ल की जो है कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया के आसपास। काशी की वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास। और चेदी ये जो थी, बांदा राजधानी थी इसकी, बांदा के आसपास, ठीक है। तो ये 8 जो है महाजनपद थे उस टाइम पे यूपी में। और इसके अलावा 2 और गढ़ राज्य थे। एक था कपिलवस्तु के शाम में, और एक था समसुमेर गिरी जुनार के बाग थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे अगर आपकी जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है यूपी में आना चालू हो गया। अब इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं त्रिपिटका, ठीक है। त्रिपिटका का जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से इसमें पिटका है ये, और किस किस चीज से संबंधित है ये, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये एक्चुअली कल्चर का पार्ट है, इसलिए मैंने इसका नहीं लिया। 3 केवल मैंने आपको बताई थी, बीडीएस, बुद्धा, धम्मा और संघा, ठीक है। 4 नोबेल ट्रुथ थे। क्या ट्रुथ थे? कि संसार में दुख बहुत है, ठीक है। उस दुख का जो है वो क्या है कि आपको जो है इच्छाएं बहुत हैं। अगर जो है आपको सफरिंग को और इसकी वजह से डिजायर जो बहुत है, और उसका जो है यहाँ से फिर से लेके करते हैं। देखिए लाइफ जो है, संसार में जो है दुख बहुत है, ठीक है। दुखा इसलिए बोलते हैं इसको, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ठीक है। कि मतलब एक इंसान को ना चाहते हुए भी फिर पहले जन्म लेके बीमारी, जो है आपका बुढ़ापा, और फिर डेथ, तो ये सब चीजें, फिर सेपरेशन जो है अपने लव्ड वन से, इन सब में फंसा रहता है। तो दुख बहुत है संसार में। दुख की जो है कॉज क्या है? डिजायर, मतलब इच्छाएं बहुत है। इसको क्या बोलते हैं? तन्हा, या फिर जो है समुदाय, ठीक है। और उसमें जो है उन जो आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो वो कैसे क्योर हो सकती है। आप मतलब कैसे ये सफरिंग जो है, आपका दुख कैसे दूर होगा? वो इच्छाएं करना छोड़ दो, सिंपल बात ये है। और कैसे इच्छाएं अगर आपकी छूटेंगी? आप ये 8 फोल्ड पाथ है उसको कर लो, ठीक है। तो मतलब दुख कुल मिला के क्या है? 4 नोबल ट्रुथ क्या है? संसार में दुख बहुत है, ठीक है। और दुख का रीजन क्या है? कि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, ठीक है। अगर आपको अपने दुख को हटाना है तो इच्छाएं त्याग दो। और इच्छाएं कैसे अगर आप त्यागोगे? उसके लिए 8 फोल्ड वो जो ये पाथ है ये अपना लो, ठीक है। तो ये है कुल मिला के, ये जो है 4 नोबल ट्रुथ आपको जरूर याद रखनी चाहिए बुद्धिज्म के। दुखा, समुदाय, निरोध और मग्गा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, लाइफ इज सफरिंग, और यानी कि दुख बहुत है। और कॉज उसका क्या है? डिजायर है। और उसका क्योर क्या है सफरिंग का? कि आप डिजायर को हटा दो। और कैसे हटाओगे? 8 फोल्ड जो पाथ है बुद्धिज्म का वो फॉलो कर लो। अब इसमें क्या है? इसमें आपका ये 8 तरीके के शब्द हैं। ये एक्चुअली एथिक्स वाले आंसर में लिखा जा सकता है, अगर आप GS4 की बात करें, या फिर कहीं भी इसके कीवर्ड को यूज जरूर कर सकते हैं। कोई ऐसे वैसे लिखने में जरूर यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? आपको एक छोटी सी ट्रिक बताइए, वीजा MLC, ठीक है। वीजा लेके मोरालिटी के लेक्चर सुनने जाओ, ठीक है। इसको इससे कैसे रिलेट किया कि 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, मतलब कुछ मोरालिटी के बारे में बता रहे होंगे। तो आप वीजा लेके और जो है मोरालिटी के लेक्चर सुन लो जाके, तो आपका दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। वीजा से क्या हो जाएगा? वी से हो जाएगा राइट व्यू, ठीक है। आई से हो जाएगा राइट इंटेंशन, आई मतलब इंटेंशन, वी फॉर व्यू। एस से हो जाएगा राइट स्पीच, ए से हो जाएगा राइट एक्शन। तो वीजा लेके फिर क्या है? मोरालिटी के लेक्चर, तो यानी कि एम से हो जाएगा राइट माइंडफुलनेस, एल से हो जाएगा राइट लाइवलीहुड, ई से हो जाएगा राइट एफर्ट, और सी से हो जाएगा राइट कंसंट्रेशन। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर इसको यूज कर लीजिएगा। वीजा लेके मोरालिटी के लेक्चर सुनने जाना है। संसार में दुख बहुत है, ठीक है। दुख का रीजन है आपका डिजायर। दुख को खत्म करने के लिए डिजायर खत्म कर दो। और डिजायर खत्म करने के लिए जो है आप यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ अपना लो। उसको कैसे अपनाओगे? आप जो है वीजा लेके मोरालिटी का लेक्चर सुन लो जाके, सिंपल बात। जैनिज्म की बात करें अगर, तो जैनिज्म में जो है 3 टाइप के यहाँ पे हैं ये, कि सम्यक दर्शन, यानी कि राइट फेथ और परसेप्शन है ये। और सम्यक जो है ज्ञान, राइट नॉलेज। सम्यक चरित्र, यानी कि राइट कंडक्ट। FCK। अब आप इसको ट्रिक अपने आप खुद बना सकते हैं, इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए।
मेन इसमें क्या प्रीमिसेस है जैनिज्म के, जैसे इसमें 5 टाइप के हैं ये प्रिंसिपल जैनिज्म के, कि जो भी जैनिज्म होते हैं, इसके जो जैन लोग होते हैं वो 5 टाइप के जो है व्रत लेते हैं। उसको क्या, उसकी ट्रिक क्या है, साब, ठीक है। तो साब क्या है, एस से हो जाएगा सत्य यानी कि ट्रुथ, ए से हो जाएगा अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, ए से हो जाएगा अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, और ए से हो जाएगा आपका अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट, और बी से हो जाएगा ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी। तो साब जो है ये क्या है, 5 प्रिंसिपल है जैनिज्म के, ठीक है। और ये क्या है, 3 जो है जेवल्स हैं जो जैनिज्म के। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे, याद रख लीजिएगा। जैनिज्म और अन्य धर्म की बात कर रहे थे हम लोग। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्मों का ये उदय हुआ, आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म। 500 समथिंग बीसी, 60 और 70 के बीसी के आसपास ही जो है दोनों हुए हैं। हालांकि जैनिज्म का ओरिजिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैनिज्म का अगर आप देखेंगे महावीरा का जन्म हुआ था, जो कि 24 तीर्थंकर थे। तो जैनिज्म काफी एंशिएंट रिलीजन है बुद्धिज्म से भी ज्यादा, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ, ये आपका, यद्यपि अगर आप देखें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या को बहुत थी, मतलब फॉलोअर, ये मैंने शुरू में बता दिया था। महावीर स्वामी से पहले यहाँ पे पार्श्वनाथ, संभरनाथ, चांद बाबा, ये सब भी उत्तर प्रदेश में ही हुए थे। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं ये है जब मथुरा और उज्जैन, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के कौन कौन से हैं, ये मथुरा और उज्जैन। कुषाण काल में भी जो है मथुरा जैन धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। मथुरा से जैन धर्म से संबंधित कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, अगर मथुरा जो जाता होगा उसको पता होगा। बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन इनके पिता सुद्धोधन जो थे वो कपिल वस्तु के एक राजा थे और गणतांत्रिक शासकों के प्रधान थे। और जो कपिल वस्तु है वो कहाँ पे है इस समय, सिद्धार्थ नगर में है ये। तो मतलब इनके जो पापा और माता पिता, सॉरी पापा और माता, ये दोनों जो है आपके यूपी से संबंधित थे। उनकी माता जो थी वो गोरखपुर के कोलिये गणराज्य की कन्या थी। उसके बाद इनका देखेंगे तो 29 एज में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था, इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ये मैंने एक अलग वीडियो बताया हुआ है, उसको उसमें देख लीजिएगा। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया। अभी मैंने बताया था सारनाथ में से ही फिर धम्मा और संघा की उत्पत्ति हुई। और जो तीसरा लेवल क्या है बुद्धिज्म में, बी यानी कि बुद्धा। उसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जो कि यूपी में है। फिर बुद्ध का महानिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ ये, ठीक है। बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा में हुआ ये, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन यूपी में ही बीता है, इसलिए यूपी को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का पालना यानी कि क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, क्रेडल ऑफ जो है इंडियन सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं यूपी को। फिर यूपी में उत्तर प्रदेश के में अगर आप देखेंगे 7 मुख्य गणराज्य थे, कपिल वस्तु के शाक्य, सुमेर पर्वत हो गए, प्लस ये केलपुत हो गए, रामग्राम हो गए, ये सारे जितने भी थे नगरों का इसमें फिर तेजी से विकास हुआ। और उत्तर प्रदेश में उस समय काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, ये सब जो है मेन नगर थे। जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म के कई सारे देवी देवताओं जैसे कि विष्णु, वासुदेव और इन सब जो है दुर्गा, लक्ष्मी की भी प्राचीन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं। तो मथुरा को जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर का सेंटर माना जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे अभी भी लेटेस्ट मथुरा की खुदाई में कुषाण कालीन मंदिर मिला है, जो कि ब्राह्मण धर्म का द्योतक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मथुरा को भारतीय मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर का जन्म स्थान कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कई सारे जो है मंदिर वाराणसी में, इलाहाबाद में, बलिया, गोरखपुर, झांसी, सॉरी गाजीपुर, झांसी और कानपुर में भी थे। उसके बाद फिर जो है मगध का राइज होना चालू हुआ। मगध मतलब मगध जो है आना चालू हुआ, ये आप अगर आप देखेंगे इसमें, मगध, अगर आप, मगध मतलब काफी इंपॉर्टेंट सेंटर था। मगध में कई दिनों तक यूपी भी में भी रहा ये, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है बिहार की तरफ भी बढ़ता, वो इसका दायरा बढ़ता गया, एरिया बढ़ता गया, ठीक है। तो बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित है ये मगध। ये प्राचीन भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था। बुद्ध काल में बहुत शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया, ठीक है। मगध इतिहास के उत्कर्ष से फिर मौर्य राजवंश की स्थापना के बीच, मगध से जो है आपका स्टार्टिंग हुआ। फिर मौर्य राजवंश जो कि बहुत ज्यादा पीक पे था उस टाइम पे,
उसके बीच हर्यंक वंश है, शिशुनाग है, नंद वंश है। मगध वंश का मेन जो फाउंडर किसको बोला जाता है? बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, फिर बिंबिसार के बाद उसका पुत्र जो था अजात शत्रु, उसने बिहार के साथ साथ लगभग आधे उत्तर प्रदेश पर पूरा अपना जो है आधिपत्य कर लिया था। मगध राज्य का साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, जिसने जिसके समय में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका विस्तार जो है आपका उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक तक पहुंच चुका था, उड़ीसा तक। ठीक, फिर उसके बाद इस काल के समर्पण जो संपूर्ण साम्राज्य में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ डेवलपमेंट हुआ। फिर महापद्मानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है, लेकिन वो व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया था। फिर आया मौर्य समाज। मगध में मौर्य समाज की स्थापना